डिक्रीज होगी कि सर्किट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करेगा, एमीटर करंट मेजर करेगा और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। रियोस्टेट से करंट चेंज करते जाओ, वोल्टेज उसी रेशियो में चेंज होती जाएगी। रियोस्टेट को जब स्लाइड कराओगे तो करंट चेंज होगी सर्किट में, और करंट चेंज होगी तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज इन द सेम रेशियो चेंज होगी। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम for verification of Ohm's law. If you have to draw this one. Then ohmic conductors. Conductors are generally of two types. Ohmic conductors. Conductors which obey Ohm's law are known as ohmic conductors. जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को एग्जैक्टली ओबे करें, मतलब वोल्टेज डबल तो करंट डबल्ड, वोल्टेज ट्रिपल तो करंट ट्रिपल्ड, दोज कंडक्टर्स आर नोन एज ओमिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल पूछ सकता है कभी भी ओमिक कंडक्टर्स के। ऑल मेटेलिक वायर्स आर considered as ohmic conductors, such as copper wire, silver wire, aluminum wire, these are examples of ohmic conductors. नेक्स्ट लाइन में द VI ग्राफ, V-I ग्राफ फॉर ohmic conductors will be a straight line. ohmic conductors के लिए V वर्सेस I ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका स्लोप जो है रेजिस्टेंस देता है कंडक्टर का, और चूंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम आएगा, चाहे इस करंट की वैल्यू पे स्लोप निकालो, चाहे यहां पे स्लोप निकालो, हर जगह स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ ohmic conductors is constant. ohmic conductors का जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। किसी भी IV की वैल्यू पे तुम इसका रेजिस्टेंस निकालोगे वो सेम आएगा, मतलब रेजिस्टेंस विल नॉट बी चेंजिंग इन दिस केस, रेजिस्टेंस विल बी कमिंग कांस्टेंट। और वो R की कैलकुलेशन होगी, सीधे V/I लगा दोगे। इस करंट की वैल्यू पे क्या ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये करंट, या ये करंट करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, इस वोल्टेज को इस करंट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रेजिस्टेंस। दोनों से ही सेम आएगा रेजिस्टेंस। देन सेकेंड टाइप के कंडक्टर्स होंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स।
conductors which do not obey Ohm's law are known as non-ohmic conductors. जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, दैट मीन्स जिनमें V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। फिलामेंट ऑफ ग्लोइंग बल्ब, फिलामेंट ऑफ ग्लोइंग बल्ब, जो ग्लोइंग बल्ब है उसके फिलामेंट जो है वो आता है नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में। डायोड, आगे पढ़ोगे इसको डायोड के बारे में, और ट्रायोड, दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, सो दे आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। VI graph for non-ohmic conductors will be a curve. non-ohmic conductors के लिए जो VI ग्राफ होगा वो कर्व होगा। V वर्सेस I ग्राफ नॉन ओमिक के लिए कर्व, क्योंकि यहां पर V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, तो कर्व आएगा। इस करंट की वैल्यू पे, मतलब सर्किट में ये करंट है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस टेंजेंट का स्लोप तुम्हें डेल्टा V और ये डेल्टा I, ये तुम्हें यहां पे इस करंट की वैल्यू पे रेजिस्टेंस देगा वायर का। और मान लो सर्किट में करंट इंक्रीज होके ये हो गई, ये करंट हो गई, तो यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका स्लोप डेल्टा V अपॉन डेल्टा I ये इस करंट की वैल्यू पे आएगा। तो यहां पे इस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से स्लोप कुछ और आएगा और यहां से स्लोप कुछ और आएगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होता जाता है। इसी में लिख लो, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट। VI ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। और यहां पे हम फाइंड करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो R डायनेमिक निकालने के लिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा I लगाओगे तुम, और तुम्हें डेल्टा V के लिए दो इंफॉर्मेशन दी होंगी, V2 और V1, और डेल्टा I के लिए I2 माइनस I1, ये इंफॉर्मेशन दी होंगी, और इनसे तुम उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे। और वो एक पर्टिकुलर करंट पे ही आएगा, इस पे होगा या इस पे होगा, क्योंकि चेंज हो जाता है आपस में। किसी को कोई डाउट हो इस पार्ट में तो बताओ। एनी प्रॉब्लम? डायनेमिक रेजिस्टेंस एक बार डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है कि जैसे जैसे करंट चेंज होती जा रही है, वोल्टेज सर्किट में उस रेशियो में चेंज नहीं हो रही है। तो मान लो सर्किट में वायर में इतनी करंट है, मान लो ये 3 एम्पियर करंट है,
ये 6 एम्पियर है, ये 9 एम्पियर है। तो जिस समय वायर में 3 एम्पियर करंट है तो ये डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा I उस समय का रेजिस्टेंस मेजर करेगा। और जब 9 एम्पियर करंट हो जाएगी सर्किट में, उस समय ये डेल्टा V और डेल्टा I निकालोगे तो उस समय का रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ना होके चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट हेडिंग, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को हम प्रूफ करेंगे। कभी भी आ सकता है एग्जाम में प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन पार्ट है ये, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। Now we have this conductor of length L and area of cross section A. Length L है, area of cross section A. Inside this conductor there will be free electrons. Yesterday I have told you. कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। एक वायर है, जैसे ये वायर हो गया, ये पेन को वायर मान लो, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इनसाइड दिस यू विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव आयंस। एज सून एज यू विल कनेक्ट इट विद बैटरी, सेल से जैसे ही कनेक्ट करोगे, ये सेल का पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड निगेटिव हो जाएगा और तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी इनसाइड कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव। जैसे ही तुमने बैटरी सेल से कनेक्ट किया, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, कई बार बता चुके हैं, हर बार बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लगता है। और इस फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू E। तो एज सुन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लेफ्ट में लगने लगेगा, फील्ड के अपोजिट। और कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E का, Q इंटू E का। सो राइट डाउन, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A. Consider a conductor of length L and area of cross section A. Full stop. When ends of this conductor are connected to a battery of V volt, then electric field is established inside the conductor. जैसे ही तुमने बैटरी से कनेक्ट किया, तुरंत an electric field is established inside the conductor. जैसे ही तुमने बैटरी से कनेक्ट किया, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी। कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, यस एनीवन?
के क्यू बाय आर सर। कितनी? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर, क्यू तो कहीं हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, आर हमने यूज ही नहीं किया है। सर वी बाय एल। वी बाय एल, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू वी बाई डी। V बाई डी, E होता है V बाई डी, तो V तो वोल्टेज हो गई और D डिस्टेंस जो है वो L है, तो E हो जाएगा V बाई एल। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी, डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। नेक्स्ट लाइन, इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड electron will experience force. तो force on an electron in electric field, अब फोर्स होता है Q इंटू ई, तो E इंटू ई कर देते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई, तो Q की जगह स्मॉल ई कैपिटल ई, और कैपिटल ई की वैल्यू रख दो ई वी बाई एल। तो जैसे ही तुमने सेल से कनेक्ट किया तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। डे बिफोर यस्टरडे बताया था, जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। F इजिकल टू एम ए होता है, तो A इजिकल टू एफ बाई एम। फोर्स हमारे पास है EV अपॉन एल, और ये M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। M जो है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहो तो ME भी कर सकते हो, इसको नीचे सबस्क्रिप्ट में ही लगा दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वोल्टेज L, तो इतना एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना इससे पहले लिखो इफ टाउ बी द रिलैक्सेशन टाइम, इसको रीड करोगे, ये हमने सिंबल बनाया है टाउ, इसको रीड करोगे टाउ, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पे रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिख लो, अक्सर पूछ लिया जाता है बीच में से क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम। So write down average time interval, average time interval between two successive collision of electrons with positive ion. Relaxation time is average time interval between two successive collision of electron with positive ion. देखो क्या है ये रिलैक्सेशन टाइम, पहले समझ लो, ये पूछ सकता है कभी भी एक नंबर में। ये इलेक्ट्रॉन था, ये एक्सेलरेट हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, और पॉजिटिव आयन से ये कोलाइड कर गया, रिबाउंड हुआ, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर कोलाइड हुआ, फिर रिबाउंड हुआ, फिर कोलाइड हुआ। ये हमने पिछली बार बताया था बहुत डिटेल में। तो ये एक कोलिजन हो गया, ये दूसरा कोलिजन हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये थर्ड कोलिजन, ये फोर्थ। इन दोनों कोलिजन के बीच में मान लो 12 सेकेंड्स लग रहे हैं,
इन दोनों कोलिजन्स के बीच में मान लो 11 सेकेंड लगे और इन दोनों कोलिजन के बीच में 13 सेकेंड लगे। कभी ज्यादा टाइम लगेगा कोलिजन्स के बीच में, कभी कम टाइम लगेगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे तो यह है नहीं। कभी ज्यादा टाइम लगा, कभी कम लगा। तो इन तीनों का एवरेज बता सकते हो कितना आएगा? 11, 12 और 13 का एवरेज 12 सेकेंड आएगा। तो ये 12 सेकेंड इसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इन दो कोलिजन में 12 लगा था, इन दो कोलिजन में 11 लगा, इन दो कोलिजन में 13 लगा। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 12 आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज ये रिबाउंड का टाइम है सर, जो 12 सेकंड और 11 सेकंड। देखो, जब इसको हिट किया यहां से टाइम स्टॉप वॉच ऑन कर हो जाएगी, और फिर जब इसको हिट करे तो ऑन हो जाएगी, तो स्टॉप हो जाएगी। ये टाइम दो कोलिजन, मतलब इससे कोलाइड किया, जब जैसे इसको कोलाइड किया, फिर जब इसको कोलाइड किया, ये टाइम इंटरवल है बीच का। ठीक सर। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये बता रहा है कि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन इतने टाइम के लिए एक्सिलरेट करेगा। जैसे इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन 12 सेकेंड के लिए एक्सिलरेट किया है, एक एग्जाम्पल है ये। इस वाले कोलिजन में ये 11 सेकेंड के लिए केवल एक्सिलरेट किया, इस वाले कोलिजन्स के बीच में 13 सेकेंड के लिए एक्सिलरेट किया। मतलब जो भी रिलैक्सेशन टाइम होगा ऑन एन एवरेज उतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके v = u + at पढ़ा होगा एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। v = u + at और इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 थी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की निकल के आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, ये 0 हो गया और a की जगह एक्सेलेरेशन और इसकी जगह एवरेज टाइम ले लो टाउ। vd = a टाउ। टाउ जो है ऑन एन एवरेज उतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एवरेज टाइम ले लिया और ये एक्सेलरेशन, और एवरेज वेलोसिटी 0 थी। पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0। अब वैल्यू पुट कर दो, vd = a की वैल्यू EV/ml, EV/ml इंटू टाउ। ये फॉर्मूला रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में, जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, वहां इसको